Dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khattab, PhD scholar of Physics. Subscribe, like and please share with your friends. आज हमारे पास टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको कुछ ऐसे स्टेट करते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट या डज नॉट चेंज। टोटल मोमेंटम डज नॉट चेंज। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो बदलता नहीं है, या इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, या सम ऑफ द टोटल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। ऐसा सिस्टम कि जिस पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे, लेकिन कायनात में कोई ऐसा ट्रूली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। मतलब जो भी आप सिस्टम कंसीडर करते हैं उस पर बाहर से फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं। वो फ्रिक्शन के फोर्स हो सकते हैं, वो ग्रेविटी के, वो और भी अपोजिंग फोर्सेस हो सकते हैं। तो इसलिए फिर हम अपने डेफिनेशन को थोड़ा सा बदलते हैं कि ऐसा सिस्टम कि जिसमें इनर फोर्सेस ज़्यादा हो बाहर के फोर्सेस से, तो उसको हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, दो गाड़ी के बीच कोलिजन का होना, इस दौरान गाड़ियाँ जिस फोर्स से टकराती हैं वो ज़्यादा होता है बाहर की फोर्स उससे। आप एक गिलास में वाटर लेते हो, उसके मॉलिक्यूल के बीच आपस में कोलिजन का होना बाहर के फोर्सेस से ज़्यादा है। और गन और बुलेट का फायर करना, गन का फायर करना, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इन द सेम में कैनन का फायर करना, ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। बम का ब्लास्ट होना, ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इन सारे सिस्टम में मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। अब हम कुछ मिसालों से इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास ऐसे एक बलून है, ठीक है, और ये ऐसे एयर से फैल है। इनिशियली इसका ये माउथ क्लोज है और ये एयर से ऐसे फैल है। तो एयर और बलून एक सिस्टम है और एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दोनों रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका ज़ीरो है। अब जब हम एयर को अलाउ करते हैं कि ऐसे एयर बाहर निकले, तो अगर एयर अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बलून ने कुछ ऐसा करना है कि अब एयर के पास मास है, वेलोसिटी भी आ गई, कुछ मोमेंटम लेकर गई है इस डायरेक्शन में, तो बलून ने कुछ ऐसा करना है कि एयर जितना मोमेंटम लेकर गई है उतना ही मोमेंटम बलून गेन करे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो बलून क्या करती है, उसको नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम ये ऐसे नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएगा, एम वी माइनस एम ई, तो दोनों कैंसिल आउट करके दोबारा फाइनल मोमेंटम ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर आप बलून से एयर को इस डायरेक्शन में ऐसे अलाउ करें तो फिर बलून ने इस डायरेक्शन में जाना है। मतलब हमेशा बलून ने क्या करना है, जिस डायरेक्शन में एयर अलाउ होता है, एयर निकलता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बलून ने जाना है। क्यों, वजह क्या है? ताकि बलून उतना ही मोमेंटम गेन करे अपोजिट डायरेक्शन में जितना एयर ने गेन किया है, ताकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाए। अगर एयर का मोमेंटम इस डायरेक्शन में आप प्लस एम वी लेते हैं तो फिर बलून का माइनस एम वी लेंगे, इस तरह। इन द सेम में अगर एयर के इस तरह प्लस एम वी लेते हैं तो इस डायरेक्शन में माइनस एम वी लेंगे बलून का, ताकि फाइनल इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाए। इन द सेम में अगर आपके पास ऐसे दो बाल हैं और ये वेलोसिटी v1 के साथ जा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी v2 के साथ, इसका मास m1 है और मास m2 है, तो सपोज़ करते हैं v1 वेलोसिटी ग्रेटर है और ये ऐसे दोनों एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो थोड़े से टाइम के बाद इसने टकराना है इसके साथ, और फिर क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम अगर हम लिखे तो ये m1 v1 मल्टीप्लिकेशन में लेंगे ये m2 v2, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मासेस तो बदलते नहीं है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब कि m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, वेलोसिटी बदल जाएगी। तो m1 v1 प्राइम, सपोज वेलोसिटी को हम नाम देते हैं मोमेंटम कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है, और प्लस m2 v2 प्राइम। मतलब ये है कि वेलोसिटीज़ ने कुछ ऐसे इंटरचेंज होना है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाए। इन द सेम में अगर तो आपके पास एक गन एंड बुलेट है, अगर दोनों ऐसे रेस्ट में है और इनिशियल मोमेंटम फिर ज़ीरो होगा, दोनों के पास वेलोसिटी नहीं तो ज़ीरो। अब जब बुलेट को ऐसे फायर करते हैं तो बुलेट कुछ मोमेंटम लेकर गई है, तो गन ने कुछ ऐसा करना है कि उतना ही मोमेंटम गन अचीव करे अपोजिट डायरेक्शन, तो गन इसलिए रिकाइल करता है पीछे की तरफ। अब गन की जो रिकाइल वेलोसिटी वो बहुत कम होती है। वजह क्या है, क्योंकि हम बुलेट बनाते हैं 200 ग्राम का तकरीबन और गन बनाते हैं 15 किलोग्राम का। अगर हम बुलेट और गन एक ही साइज़ का बना ले तो फिर होना क्या है कि जितने वेलोसिटी के साथ बुलेट जा रही है, गन ने उतनी ही वेलोसिटी के साथ पीछे जाना है, तो हम अपने ही गन से हिट होंगे। इन द सेम में कैनन को आप देखिए बहुत बड़े साइज़ का बनाया जाता है, क्योंकि कैनन का तोप का जो गोला होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो वो ज़्यादा मोमेंटम लेकर जाता है।
तो इसलिए पीछे की तरफ जो रिकॉइल वेलोसिटी वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप छोटे साइज़ का बना ले कैनन, तो जो जवान इसको चला रहे हैं वो खुद पीछे की तरफ हेड होगा उतनी अब उस कैनन के वेलोसिटी से। दैट विल बी डेंजर फॉर अस। और फिर उसके बाद अगर तो हम देखें गन के एग्जांपल में कि ये इनिशियल मोमेंटम होगा, मास मोमेंटम ऑफ गन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये दोनों चूंकि रेस्ट में तो 0 के बराबर होगा। अब फाइनल मोमेंटम, जब आप बुलेट को फायर करते हैं तो फाइनल मोमेंटम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आप यहाँ से इन इक्वेशन से फाइनल मोमेंटम भी 0 के बराबर होना चाहिए। ये इनिशियल मोमेंटम जो कि 0 के बराबर है, तो फाइनल मोमेंटम आप इसी को मान लेते हैं जो कि 0 के बराबर होगा। ये कब 0 के बराबर होगा? अगर आप यहाँ से गन के वेलोसिटी को फाइंड आउट करें, वो माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन के बराबर है। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि गन ने पीछे की तरफ रिका अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट रिकॉइल होना है। तब ये पॉसिबल है कि इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम फिर 0 हो जाए। अब इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? वो फोर्स के जो मोशन को अपोज करे, उस फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और दो टाइप है इसके, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन की मोशन के साथ नहीं बनती। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करता है। और इन द सेम स्टैटिक फ्रिक्शन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस दौरान वो फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट में है। मतलब ये है कि अगर मैं से इधर एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो फ्रिक्शन अगर इधर नहीं है तो ऑब्जेक्ट स्टे नहीं कर सकता, तो फ्रिक्शन की वजह से ही ये स्टे करता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट में है उस दौरान इस पर जितना फ्रिक्शन फोर्स है, जितना नॉर्मल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। और डायनामिक फ्रिक्शन क्या कि अगर ऑब्जेक्ट एक मोशन में है और उस दौरान उसके मोशन को अपोज किया जा रहा है तो उस फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन किस वजह से? फ्रिक्शन जो है वो मोशन की रफनेस की वजह से। फ्रिक्शन इज़ बिकॉज ऑफ रफनेस। तो अगर हम देखिए सरफेसेस को माइक्रोस्कोप से तो हमें जितने स्मूथ नज़र आते हैं ऐसे स्मूथ है नहीं, उसमें ऐसे अप एंड डाउन है। तो फिर जब एक सरफेस को दूसरे पर रब करते हैं ऐसे कोल्ड वेल्ड बनाते हैं और फिर आपको इन कोल्ड वेल्ड को तोड़ना पड़ता है। इसलिए जो है वो फ्रिक्शन काज होता है कि आपको इन कोल्ड वेल्ड को ऐसे तोड़ना पड़ता है और वो रफनेस की वजह से है और आपको अपोजिंग फोर्स का सामना होता है जिसको आप फ्रिक्शन का नाम देते हैं। और साथ में फ्रिक्शन फोर्स प्रेसिंग पर भी डिपेंड करता है। मतलब ये है कि अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक ब्लॉक रखते हैं ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पर है, किसी ऑब्जेक्ट टेबल के सरफेस पर, तो इस पर अब जितना नॉर्मल फोर्स है ये स्टैट रेस्ट में है तो वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। इसका वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड और नॉर्मल फोर्स इस पर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। अब अगर आप इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखते हैं तो प्रेसिंग फोर्स आपने बढ़ा लिया, अब इस पर नॉर्मल फोर्स भी इंक्रीज़ हो गया, तो मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ हो गया। तो हम इस एग्जांपल से ये कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू नॉर्मल फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर होता है। और प्रोपोर्शनलिटी को आप ख़त्म कर दें तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और आप इक्वेशन को फिर ऐसे लेते हैं कि एफ इज इक्वल टू म्यू एन, और म्यू अपनी जगह एन जो है वो वेट के बराबर है तो म्यू एम जी, ये फ्रिक्शन के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन है। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कि जो आपको अगर आप यहाँ से म्यू को फाइंड आउट करें तो म्यू बराबर होगा एफ डिवाइडेड बाई एम जी। तो एक रेशो है दो फोर्सेस के बीच, इसलिए इसका कोई यूनिट भी नहीं है और ये एक नंबर है जो कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है। म्यू वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।